यूजिरो फैसला करता है कि वो लीजेंडर की फाइटिंग स्किल का सामने जाके टेस्ट लेगा। अब वो एक होटल में लड़ना शुरू करते हैं। यूजिरो उस पर अटैक करता है पर किसी तरह लीजेंडर उसे डॉज कर लेता है। अब यूजिरो उस स्टैंस का यूज करता है जिसकी मदद से आइग्यूरी ने मोहम्मद अली को हराया था। हालांकि अली जूनियर इस स्टैंस को हार स्वीकार करने के रूप में लेता है और वो उसका शुक्रिया करता है कि उसने लड़ने से मना कर दिया है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इस हरकत को देख यूजिरो अपने आप को अपमानित महसूस करता है और उससे बदला लेने के लिए वो गुस्से से दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है, लेकिन तब तक अली वहाँ से निकल चुका था। इस दौरान चाइना में 12 फाइटर्स राइदाई टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन चाइनीज मार्शल आर्ट्स कमेटी पिछले साल के पार्टिसिपेंट्स को जोड़ने का फैसला करती है, जो कि पिछले टूर्नामेंट का विनर 160 साल का काकू कायो है। साथ ही 3 फॉरनर्स अली जूनियर, यूजिरो और बाकी भी इसमें शामिल है। अब पहली फाइट यूजिरो और रायू कायो के बीच होती है। अब वो लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन दोनों की ताकत में इतना ज्यादा अंतर था कि यूजिरो अपने सिर्फ एक हाथ से ही उसका चेहरा अलग कर देता है। ये देख के रेत्सु अपने मास्टर का बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रायू इतना ज्यादा दर्द में होने के बाद भी लड़ाई जारी रखना चाहता था। लेकिन इस बार यूजिरो उसके चेहरे पे जोरदार किक मार के उसको नॉकआउट कर देता है। अब रेत्सु बाकी को बताता है उसका अगला ओपोनेंट ली है, जिसके चाइना में सबसे खतरनाक पॉइजनस हैंड है और वो काफी किस्मत वाला है जो उसकी पहली फाइट उससे है। ये सब सुन के काजुई रेत्सु को एक मतलबी और अहंकारी आदमी कहती है और उस पर जमकर फायर करती है, लेकिन बाकी उसे गले लगाकर रोक लेता है और भरोसा दिलाता है कि वो ये फाइट जरूर जीतेगा। अब बाकी हंसते हुए फाइट शुरू करता है और तुरंत ही अपने अपोनेंट के चेहरे पर किक मारता है, लेकिन हमले के दौरान वो उसके पॉइजनस हाथ को छू लेता है, जिस कारण पॉइजन उसकी बॉडी में घुस जाता है। अब इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए बाकी पॉइजन को चूस के पाँव से बाहर निकालता है, जिसके बाद वो अपने अपोनेंट पे दोबारा वार करता है। यूजिरो वहाँ ये फाइट देखने के लिए आता है और कहता है बाकी जल्द ही ली को हरा देगा। हालांकि उसका बेटा उस समय लगातार मार खा रहा था। इतने सारे अटैक करने के बाद ली के हाथों का पॉइजन कम होने लगता है और आखिर में पॉइजन पूरी तरह गायब हो जाता है और उसी समय बाकी के मुंह से बहुत सारा खून बरसने लगता है और अब वो आगे लड़ने लायक नहीं बचा है। अब पता चलता है जो पॉइजन यानागी ने उसे दिया था ये उसका बिल्कुल उल्टा है जो पॉइजन ली ने उसे अब दिया है। अब इस कारण बाकी की बॉडी पॉइजन को निकालने लगती है और वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। बाकी अपनी ताकत वापस हासिल करता है और ली को आसानी से हरा देता है। हालांकि उसकी बॉडी अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई थी, इसलिए इस चीज में रेत्सु उसकी मदद करता है। वो उसे पहले बहुत सारा खाना खिलाता है और फिर उसे 10 लीटर की पानी की बाल्टी देता है, जिसमें वो 4 किलो फ्रुक्टोज मिलाता है। अब उसे पीने के बाद बाकी की बॉडी में मसल मास वापस आना शुरू होने लगता है। इस दौरान पिछले टूर्नामेंट के विनर की बैटल शुरू होती है। वो अपनी फाइट के दौरान अपने अपोनेंट के शॉट्स उतार देता है और एक झटके में लड़ाई को खत्म कर देता है। बाकी अपनी पुरानी फॉर्म में वापस लौट आता है और उसके अंदर किसी से भी लड़ने की तीव्र इच्छा पैदा हो जाती है। फिर वो अपने फादर को चुनौती देने का फैसला करता है। वो यूजिरो के पास जाकर उसे उकसाना शुरू करता है, लेकिन यूजिरो उसे दीवार में पटक कर तुरंत ही शांत करा देता है। और फाइटर वो और डॉरेन जिसे फाइट के लिए इन्वाइट किया था ओलिवर के साथ वहाँ एंटर करता है, लेकिन डॉरेन जो अब अपनी दिमागी हालत हो चुका है ये फाइट आसानी से लड़ नहीं पाता और अंत में हार जाता है। अब जब ओलिवर डॉरेन को लेकर वापस जाता है तो वो उन्हें रोक लेता है, क्योंकि वो उससे फिर से लड़ना चाहता था। क्योंकि उसका मानना था इन फॉरनर्स को फाइटर कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। ओलिवर डॉरेन के लिए खड़ा होता है और वो के खिलाफ एरिना में उतरता है। वो कहता है उसकी बॉडी डायमंड जितनी मजबूत है और उसकी हार्ड ट्रेनिंग के कारण किसी भी हमले से उसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके जवाब में ओलिवर उसे बड़े आराम से अपने हाथों से दबा देता है, जिसका मतलब अब वो अगले राउंड में पहुंच चुका है और अब अगला मैच रेत्सु का होता है। पर उसका अपोनेंट इतना कमजोर था कि वो बस उसका हाथ पकड़ के सिर्फ एक बार में इस राउंड को जीत जाता है। तुरंत इस फाइट के बाद काकू उसके पास आता है और कहता है चाइना के यंग फाइटर्स का लेवल काफी कमजोर है और इसकी जिम्मेदार मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी है, जिसके लिए वो उनका हाथ काट कर उन्हें पनिश करता है। वो इस टूर्नामेंट में फॉरनर्स को नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो अपनी चाइनीज टीम बनाता है जिसमें वो अपने बेटे और दोस्त को इन्वाइट करता है, जिसके बाद वो बाकी बचे फॉरनर्स को चुनौती देते हैं। यूजिरो चाइनीज के इस घमंड को देख गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो बाकी और दूसरे फाइटर्स को एक साथ होने और उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है। पहला मुकाबला ओलिवर का रॉन के साथ होता है, जिसने क्रिमिनल्स के ग्रुप के साथ बहुत सारी अंडरग्राउंड लड़ाई लड़ी है और इन 30 सालों की लड़ाई में वो अब तक नहीं हारा है। ओलिवर उस पर अटैक करता है, लेकिन रॉन आसानी से उसके कई सारे पंचेस को सिर्फ अपने एक हाथ से रोक देता है और एक हाथ अपनी जेब में रखे हुए उसे आसानी से मारता है। बाकी अपने फादर के साथ इस फाइट को देख रहा था। यूजिरो रॉन के फाइटिंग स्टाइल के पीछे एक राज का खुलासा करता है कि जब रॉन के हाथ उसकी जेब में होते हैं तो वो पहले से ही सतर्क होते हैं, जिसका मतलब उन्हें उसकी स्पीड से मुकाबला नहीं करना चाहिए। ओलिवर उसी का स्टैंस कॉपी करता है और जानबूझकर उसे कई सारे अटैक करने देता है ताकि वो उसकी टेक्निक को समझ पाए। फिर ओलिवर उसका सर पकड़कर अपना सर दे मारता है। अब रॉन उसके पेट पर अटैक करता है, पर ओलिवर की बॉडी की मसल बहुत ही ज्यादा सख्त थी, जिसके कारण उसकी उंगलियां टूट जाती हैं। ओलिवर एक बार फिर अपना सर उसके सर पे मार के इस फाइट को खत्म करता है। अब चाइनीज फाइटर्स बुरी तरह से हारे जा रहे थे, जिस कारण काकू अकेले ही बाकी फाइटर से लड़ने का फैसला करता है, पर उसका बेटा शुनसई मांग करता है कि वो बाकी के खिलाफ लड़ेगा। अब फाइट से पहले रेत्सु उसे बताता है कि बाकी काफी ज्यादा ताकतवर है और वो टोक्यो के अंडरग्राउंड फाइट्स का विनर भी है। पर इन सारी चेतावनी के बावजूद भी शुनसई उसकी तरफ अटैक करने के लिए भागता है और बाकी कुछ ही सेकंड में ही 2 किक में इस फाइट को खत्म कर देता है। ये देख के उसके फादर को बाकी पे प्राउड फील होता है। अब अगली फाइट रेत्सु की जाकू से थी, जो कि जापानीज यूथ को ट्रेन करता है और इस टूर्नामेंट में वो उन लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी जापानी मार्शल आर्ट्स को डेवलप करने में मदद करेंगे। अब जाकू अपना हाथ आगे बढ़ाकर रेत्सु से हाथ मिलाने के लिए ऑफर करता है, लेकिन ये एक ट्रैप होता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। हालांकि रेत्सु उसका हाथ इतनी जोर से दबाता है कि वो कुछ नहीं कर
करवाता। वो फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे टीम बनाने का ऑफर देता है और वो फिर से उस पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर रेत्सु उससे कई ज्यादा ताकतवर निकलता है। वो एक बार फिर उसका हाथ पकड़ता है, पर इस बार रेत्सु पहले हमला करता है, पर ये एक ट्रैप होता है। जाकू उसे जकड़ लेता है और उसके हाथ को तोड़ डालता है। ये देख के चाइनीज जनता भड़क जाती है और उस पर हमला करने के लिए एरिना में आ जाती है, लेकिन रेत्सु ने ये कहकर रोक देता है कि अगर वो एरिना से वापस नहीं गए तो वो उन्हें मार डालेगा। और वो फिर से लड़ना शुरू करते हैं और अपने टूटे हाथ के बावजूद भी वो अपने आप को ताकतवर साबित करता है। इसके लिए जाकू उसका और सम्मान करता है और कहता है उसके हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और वो उसको ठीक भी कर सकता है। रेत्सु अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ऐसा लगता है ये एक और ट्रैप है और जाकू उसके हाथ को पूरी तरह जोड़ देता है। ऐसा उसने इसलिए करा क्योंकि वो उसका सम्मान करता है और वो चाहता है रेत्सु उसकी जापानीज यूथ को ट्रेन करने में मदद करे। रेत्सु जाकू की ताकत को स्वीकार करता है क्योंकि रेत्सु ने उसे हरा दिया, फिर भी वो ऐसी टेक्निक्स का यूज करता है जो उसके जैसे मास्टर भी आमतौर पर यूज नहीं कर पाते। और जीतने के बाद वो जाकू को सहारा देके रिंग से बाहर निकलने में मदद करता है। अब खान, जो कि ली का बड़ा भाई है, अली जूनियर से फाइट करने वाला है। अब लड़ाई के दौरान खान कहता है अली के जीतने का कोई चांस नहीं है क्योंकि वो एक बॉक्सर है जो कि पैरों का इस्तेमाल नहीं करते और वो उसे पंच मार भी नहीं पाएगा क्योंकि उसके किक का दायरा काफी बड़ा है। बाकी के मुताबिक ये सच नहीं है, भले ही ये कोई ध्यान न दे पाए, लेकिन बॉक्सर अपने पैरों का यूज ग्राउंड को मारने के लिए करते हैं और अली 2 पंचेस में खान को नॉकआउट करके ये साबित कर देता है। अब ये घोषणा होती है कि चाइनीज टीम पहले ही हार चुकी है क्योंकि उनके 3 फाइटर्स हार चुके हैं और ये सुन के वहाँ की जनता रोने लगती है। हालांकि यूजिरो वहाँ आके ये कहता है भले ही उनके फाइटर्स हार चुके हों, चाइना को अपने महान मास्टर काकू पे गर्व होना चाहिए और अगर यूजिरो ने नहीं हरा पाया तो पिछली 3 जीत का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब फाइट शुरू होने से पहले यूजिरो काकू को व्हील चेयर पे ले जाते हुए पूछता है कि उसने इतनी ज्यादा ताकत पाने के लिए क्या सैक्रिफाइस किया है। काकू बताता है वो पहले बहुत ही ज्यादा मस्कुलर और ताकतवर था और अपने अपोनेंट को आराम से हरा देता था, पर एक दिन वो एक बूढ़े मास्टर से मिला जिसने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। तब उसे एहसास हुआ कि मार्शल आर्ट्स मसल से कई ज्यादा ताकतवर है। उसने लंबे समय तक पेनफुल ट्रेनिंग की जब तक उसने अपने बुढ़ापे में एक बेहतर बॉडी हासिल नहीं कर ली जो मार्शल आर्टिस्ट के लिए परफेक्ट है। अब वो फाइट शुरू करते हैं। यूजिरो पूरी ताकत से उस पर पंच मारता है पर काकू आसानी से उसे डॉज कर लेता है। असल में वो शारोही टेक्निक का यूज कर रहा था जिसमें फाइटर की बॉडी पूरी रिलैक्स रहती है और वो ओपोनेंट के हर हमले के प्रभाव को एब्जॉर्ब कर लेती है। यूजिरो अब समझ जाता है ये कैसे काम करता है। वो काकू पे हमला करने से पहले ही उसका एक बाल खींच के निकाल देता है जिससे उसकी बॉडी स्ट्रेस में आती है और वो पीछे जाके गिरता है। अब काकू अपना फाइटिंग स्टाइल चेंज करता है और इसकी तरफ बढ़ते हुए धीरे से एक पंच मारता है, लेकिन यूजिरो उस पंच से लगातार बचने की कोशिश करता है और दीवार के किनारे पहुंच जाता है। काकू धीरे से उसकी तरफ पंच मारता है पर यूजिरो उसे डॉज करता है और पंच सीधा जाके दीवार को तोड़ उसमें दरारें पैदा कर देता है। जब काकू की बॉडी रिलैक्स हो गए अचानक से टाइट हो जाती है तो ये एक भयंकर फोर्स की ताकत पैदा करती है जो कि 100 किलो के यूजिरो को भी हवा में पहुंचा देती है। अब यूजिरो उसके मुंह शारोही को कॉपी करता है और उसे दिखाता है ये काफी आसान है जिसे कोई भी कॉपी कर सकता है, पर वो कहता है वो इस टेक्निक का यूज नहीं करेगा क्योंकि उसके पास अपना खुद का तरीका है जिसमें फोर्स फाइटर की खुद की ताकत में निर्भर करती है। वो अपनी मसल में पूरी ताकत इकट्ठा कर पंच मार के नीचे ग्राउंड को तोड़कर दिखाता है जिस कारण पूरा एरिना हिलने लगता है। वो काकू को किक मारता है जिसे वो अब डॉज नहीं कर पाता और सीधा दीवार में जा गिरता है। ये फाइट देख बाकी पूरी तरह से खुश हो जाता है। अब यूजिरो अपनी डेविल बैग यूज करने का फैसला करता है और उसकी मसल इतनी मजबूत थी काकू का कोई अटैक उस पर काम नहीं करता। अब यूजिरो अपोनेंट के खात्मे के लिए अपना सबसे ताकतवर पंच उस पर छोड़ता है, लेकिन उसका पंच खाने से पहले काकू बुढ़ापे के कारण मारा जाता है और ये देख यूजिरो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अब पता चलता है काकू ने टेक्निक का यूज कर मरने का नाटक किया ताकि वो हारा ना जाए। उसे जिंदा देख वहाँ सब डर जाते हैं। वो बताता है यूजिरो इस धरती का सबसे ताकतवर आदमी है, इसलिए बिना हारे फाइट को छोड़ना एक बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए उसने अपने दिल की धड़कन को रोका ताकि उसका अपोनेंट भी रुक जाए और अगर वो उसका आखिरी पंच खा जाता तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता। अब टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद यूजिरो एरिना में जाता है और वहाँ उसे काकू मिलता है जो उसे कहता है कि वो इस मुकाबले का असली विनर है और वो उसे चैंपियन का टाइटल देता है। राइदाई टूर्नामेंट खत्म होने के बाद बाकी और उसके साथी घर वापस लौटते हैं। बाकी अब ट्रेनिंग के दौरान अली से टकराता है जो उसे फाइट के लिए चुनौती देता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो फाइट सिर्फ सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए नहीं कर रहा, वो बस अपने फादर से बदला लेना चाहता है। लेकिन अली उससे किसी भी कीमत में लड़ना चाहता था, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है ताकि बाकी को वो लड़ने के लिए उकसा सके। इसलिए सबसे पहले वो उसकी गर्लफ्रेंड को डेट के लिए इन्वाइट करता है और वहाँ उसे प्रपोज करता है और कहता है वो बाकी की वाइफ नहीं है, इसलिए वो उसे बार बार कैफे में डेट के लिए इन्वाइट करेगा जब तक वो उसे हाँ नहीं कर देती। अब इसके बाद वो उन फाइटर्स को हराने के लिए जाता है जिनका बाकी सम्मान करता है। सबसे पहले वो कोकी को एक पंच में बेहोश करता है। इसके बाद वो डोको को चुनौती देता है। वो अपना परफेक्ट डिफेंस यूज करता है पर अली उसे डॉज कर लेता है और जवाबी हमले में उसे नॉकआउट कर देता है। काजुई बाकी को बताती है अली उसे बार बार डेट कर प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, जिसके जवाब में बाकी कहता है ये उसका काम है कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगा काजुई के साथ रहने का, पर वो किसे चुनती है ये काजुई के ऊपर निर्भर करता है। अब इसके बाद अली जैक से लड़ता है पर वो उसे पूरी तरह पीट डालता है। अली बार बार लड़ने के लिए उठता है पर वो जैक का मुकाबला नहीं कर पाता। अब अगले दिन वो काजुई को चोट लगी हालत में डेट करता है पर गोकी वहाँ बदला लेने आता है और अली को अपने साथ पार्क ले जाता है। वो लड़ना शुरू करते हैं। अली को लगता है वो पिछली बार की तरह उसे हरा देगा पर गोकी उसकी उंगली को पकड़कर उसे पेट की तरफ पटक देता है और वो ऐसा लगातार करता जाता है और अपना बदला पूरा करता है। अब अली और भी बुरी हालत में होता है पर वो सिंपिंग करना नहीं छोड़ता। काजुई ये देख कहती है वो एक बेवकूफ है। अब इस बार उनकी डेट के बीच डोको आता है जो उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता
होता है। लड़ाई से पहले अली कहता है वो बूढ़े आदमी पे दया नहीं करेगा ताकि वो रोते हुए उससे दया की भीख मांगे। हालांकि उसकी हवाबाजी वहीं निकल जाती है जब दोपो के सर में पंच मार के वो अपना हाथ तुड़वा बैठता है। वो बार बार उसके वीक स्पॉट में अटैक कर उसकी इतनी बुरी हालत कर देता है कि अली आगे लड़ नहीं पाता और आंसू से भर जाता है। अब अली के फादर मोहम्मद अली अपने बेटे से मिलने के लिए आते हैं। मोहम्मद अली जो बुरी तरह से बीमार है, वो 5 सालों से ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो अपने बेटे से फाइट कर सके, क्योंकि अली ने ही उसे उसके पूरे करियर में नॉकआउट करा था। लेकिन अली अपनी हालत की वजह से लड़ने से मना कर देता है। लेकिन मोहम्मद उसे उकसाना शुरू करता है जिस कारण वो लड़ने को तैयार होता है, पर तुरंत ही वो हार जाता है। अब पता चलता है मोहम्मद को पहले से ही पता था कि वो लगातार 4 फाइट हार चुका है और वो उसे सीख देना चाहता था। अली ने हर मुमकिन कोशिश कर ली है जो वो कर सकता था, इसलिए वो हार मान ले और अपने को टॉर्चर न करे। लेकिन अली कहता है हार ने उसे और मजबूत बना दिया है, क्योंकि उसके ओपोनेंट बूढ़े होने के बावजूद भी अपनी स्किल को लगातार बेहतर कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार उनसे हार नहीं सकता। अब डोकुगावा वहाँ आता है जो मोहम्मद अली का फैन है। वो बताता है दुनिया के अंडरग्राउंड अरीना फाइटिंग होने वाली है और बाकी ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली है और वो अली के साथ लड़ने को तैयार है। अब अली ये सुन अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। अब उसके फादर उसके पास आकर कहते हैं कि बाकी सिर्फ एक ही परिस्थिति में उसके साथ लड़ेगा, अगर अली एरिना में अपनी परफेक्ट शेप के साथ उतरेगा। ये सुनते ही अली की बॉडी तुरंत ही तेजी के साथ रिकवर होने लगती है। अब दूसरी तरफ मोहम्मद अली और युजिरो आपस में अपकमिंग फाइट के बारे में बात कर रहे हैं। मोहम्मद पूछता है उसका बेटा कितना ताकतवर है, जिसके जवाब में युजिरो कहता है वो भी परफेक्ट नहीं है, पर इसके बावजूद भी वो इस दुनिया में सबसे ताकतवर है। वहीं अब अली काजुई से मिलकर वादा करता है वो बाकी को जरूर हराएगा और उसका दिल जीतेगा। और फाइट का दिन आता है और अली के सामने युजिरो वहाँ खड़ा होता है। वो कहता है भविष्य में बाकी उसके फादर पे जरूर अटैक करेगा, भले ही वो सिर्फ 18 साल का है, पर वो बहुत कुछ करने में सक्षम है। उसी समय बाकी भी उनके पास आता है और युजिरो ने तब तक लड़ने के लिए कहता है जब तक कोई एक अपनी जान न गवा दे। और फाइट शुरू होती है। बाकी एक पंच में उसे जमीन में गिरा देता है। अब अली खड़ा होता है तो बाकी कहता है वो उसका किस तरीके से खात्मा करेगा। वो अपनी लोअर बॉडी की ताकत का टेस्ट उस पर कर अटैक करता है और उसकी गर्दन को पूरी ताकत से जकड़ चोक करने लगता है। अचानक से मोहम्मद वहां आकर बाकी को पंच मार के रोकता है, क्योंकि अगर वो बीच में नहीं आता तो बाकी उसे जान से मार डालता। लेकिन बाकी मोहम्मद की इस हरकत पर गुस्सा नहीं होता, क्योंकि लेजेंड का पंच खाना उसके लिए शान की बात है और असल में वो अली को मारने ही वाला था। अब इस जीत के बाद बाकी युजिरो को चुनौती देता है ताकि वो इस कहानी को खत्म कर सके। अब युजिरो अपने बेटे को एक काबिल अपोनेंट कहता है और वो